मैं एक पाकिस्तानी जासूस भारत में अपने मिशन पर जाने के लिए तैयार। कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। लाहौर में ऑफिस से हमें एक जीप में आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाया गया। जब पट्टी खुली तो हम एक हॉल में मौजूद थे। वहाँ बहुत सी कुर्सियां पड़ी हुई थीं और हमारे सीनियर्स मौजूद थे। चंद ही लम्हों बाद सिविलियन ड्रेस में एक साहब दाखिल हुए जिन्हें हमारे सीनियर्स ने एड़ियां बजाकर सैल्यूट किया। उन साहब ने फर्दन फर्दन हम सब से मुसाफा किया, ट्रेनिंग की कामयाब तकमील पर मुबारकबाद दी और कहा कि आप 5 अफराद जिस मिशन पर जा रहे हो उसकी कामयाब तकमील से अफवाज पाकिस्तान को बहुत मदद मिलेगी। इसलिए रूह की गहराइयों से अपने मिशन को पाया तकमील तक पहुँचाना और इस दौरान अगर गद्दारी की जिंदगी और शहादत में से किसी को चुनना पड़े तो शहादत को कबूल करना, क्योंकि मौत तो यकीनन एक रोज आनी है। हमारा दुश्मन इतना मक्कार है कि जिंदा रखने और ऐशो इशरत के झूठे वादे करके राज उगलवा लेना उसका धर्म है और ये सब राज जानने के बाद वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं बल्कि अजियतनाक मौत से हमकनार करेगा। एक वाकया जो उन्होंने बताया मैं इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में बयान कर दूं। सुल्तान टीपू शहीद के साथ गद्दारी करने वाले मीर सादिक को अंग्रेजों ने जागीर और 7 पुश्तों तक वजीफे से नवाजा था। वजीफे की अदायगी श्रृंगापट्टम के खजाने से होती थी। अंग्रेज तो हुकूमत में सिर्फ आला अफसर होते थे, दीगर कार्य हुकूमत हिंदुस्तानी मुलाजिम ही सरंजाम देते थे। बरसबील तस्करा ये हकीकत कितनी अजीब और अफसोसनाक है कि 1857 में जंग आज़ादी से लेकर 1947 में आज़ादी मिलने तक पूरे बर्रे सगीर में अंग्रेज सिविल मुलाजिमीन की तादाद कभी भी 2500 से ज्यादा न थी और ये 2500 अंग्रेज अपने हिंदुस्तानी मुलाजिमों के बलबूते पर, जिनमें 80% हिंदू होते थे, पूरे बर्रे सगीर पर धड़ल्ले से हुकूमत करते थे। ये एक तारीखी हकीकत है कि मीर सादिक के वर्सा को वजीफे की अदायगी के लिए जब पुकार पड़ती थी तो चपड़ासी ऊंची आवाज में पुकारता था कि मीर सादिक गद्दार के वर्सा हाजिर हों। जैसे शहीद हमेशा जिंदा रहता है वैसे ही गद्दार की गद्दारी उसके मरने से खत्म नहीं हो जाती, बल्कि ये पुश्त दर पुश्त उसकी औलाद को याद करवाती रहती है कि तुम्हारे अजदाद में एक गद्दार है। हमारे सीनियर ने एक मिसाल दी कि बहादुर शाह जफर के ससुर जिसने बहादुर शाह को गिरफ्तार करवाया था उसकी औलाद तकसीम हिंद के बाद नकल मकानी करके कराची में आ गई थी और सरकारी महकमों में मुलाजिमत और तिजारत में मसरूफ थी, लेकिन वो अपने जद्द अमजद का नाम तक नहीं लेते और अगर किसी को इसका इल्म हो भी जाए तो उसे निहायत आजिज़ी से कहते हैं कि इस बात की तशहीर न करे। हमारे सीनियर ने कहा कि बॉर्डर क्रॉस करने के बाद ये महज तुम्हारी अपनी सवाबदीद पर होगा कि अगर ऐसा मौका आया कि तुम्हें गद्दारी और शहादत में से किसी एक को चुनना पड़ा तो तुम किसे तरजीह दोगे। इस मुख्तसर सी तकरीर या नसीहत के बाद वो हम पांचों से बगलगीर हुए और उस कमरे से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद हम सब की जिस्मानी और साथ लाए हुए सामान की भरपूर तलाशी ली गई। हमारे सिगरेट, माचिस, बटवे सब लेकर हमें भारतीय सिगरेट, माचिस और बटवे दिए गए। हमारे एयर बैग लेकर ऐसे एयर बैग दिए गए जिन पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ था। हमें साइनाइड से भरी दाढ़ें 2 डॉक्टरों ने लगाई। उनके साथ कुछ ऐसा केमिकल भी लगा हुआ था जिससे ये निहायत मजबूती से चिपक गई। हम सबको 5-5 हजार की भारतीय करेंसी दी गई। मुझे एक कागज दिया गया जिस पर दिल्ली, आगरा और बम्बई के कुछ पते दर्ज थे। कोड वर्ड भी लिखा हुआ था। ये उन भारतीय हमदर्दों के पते थे जिनसे राब्ता करने पर मुझे रुपया और दीगर मतलूबा अशिया मिल सकती थी। मुझे ये एड्रेस और नाम अजबर याद करने थे। जिस मिशन पर हम जा रहे थे वो एक नहीं बल्कि दर्जनों में था। इसके अलावा अहम नौयत की मालूमात और वहाँ के हालात को देखते हुए जो काम भी मुल्क की भलाई के लिए मुनासिब नजर आए वो करने की हमें इजाजत दी गई थी। यानी हमारा कोई एक मखसूस मिशन न था बल्कि हमें दुश्मन के मुतालिक हर किस्म की मालूमात हासिल करना थी और मौका मिलने पर उसे जिच करना था। मजीद बरा मुझे एक खुसूसी मिशन दिया गया था और वो था इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर्स दिल्ली में चीफ ऑफ इंडियन आर्मी के दफ्तर के किसी मुलाजिम को प्लांट करना। उन दिनों फोटोकॉपी मशीनें नहीं थी, इसलिए जो कुछ भी टाइप किया जाता था कार्बन पेपर से उसकी कॉपियां बनाई जाती थी। कार्बन को अगर 1 या 2 बार इस्तेमाल किया जाए तो उस पे टाइप की गई इबारत बखूबी पढ़ी जा सकती है। अगर इस तरह इस्तेमाल शुदा कार्बन रद्दी की टोकरी में फेंक दिए जाएं और सफाई करने वाला दफ्तर के औकात के बाद दौरान सफाई वो कार्बन पेपर निकाल कर हमें दे दे तो बहुत सी अहम मालूमात हमें मिल सकती थी। इलावा अजीम ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के ओहदेदार तहफ्फुज के लिए रफ पैड पर जो कुछ भी लिखते थे उससे अगला खाली सफा जाया कर देते थे ताकि कलम के जोर से तहरीर के नकूश जो खाली सफे पर आ जाते हैं वो किसी के हाथ न लग जाएं। ये बड़े रैंक के अफसरान खाली सफे के सिर्फ 2 या 3 टुकड़े करके रद्दी की टोकरी में फेंक देते थे और वो रद्दी की टोकरियां हमारे लिए किसी खजाने से कम न थी। मेरे खुसूसी मिशन में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के टाइपिस्ट और दफ्तर के दूसरे टाइपिस्ट क्लर्कों और सफाई करने वालों को दामे दरमे या किसी भी जायज या नाजायज तरीके से प्लांट करने और मतलूबा कार्बन और फटे हुए सादा कागज हासिल करना था। जब एक बार कोई ये काम कर बैठता तो फिर आइंदा उससे मुकम्मल मालूमात हासिल करना मुश्किल न था। मुमकिन है कुछ क़ारीन हमारे इस नाजायज तरीके से इत्तेफाक न करते हों, लेकिन दुश्मन से क्लासिफाइड यानी अहम खुफिया मालूमात हासिल करने के लिए हर
ہر حربہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تشتری میں رکھ کر ایسی معلومات ہمیں کوئی نہیں دیتا۔ بھارت اور پاکستان میں اس وقت حساس محکموں میں رائج طریقہ یہ تھا کہ جاسوس کو شکل اور جسمانی لحاظ سے ایسا ہونا چاہیے کہ ضرورت پڑنے پر 100 افراد میں بھی گم ہو سکے۔ اس دور میں دونوں ممالک کے جاسوس فقیر، مجذوب، ملنگ یا بالکل نچلے درجے کے کام کرنے والوں کا روپ دھار کر دشمن ملک میں کام کرتے تھے۔ یہ بڑی ہی مزے کا خیز بات تھی کہ برطانیہ کو اپنا قبلہ سمجھ کر پاکستان اور بھارت کے حساس محکموں کے افسران کی تربیت اسکاٹ لینڈ یارڈ میں اور اکثر ایک ہی کلاس میں ہوتی تھی۔ نتیجتاً دونوں ممالک کے افسران ایک ہی طرز کے تربیت یافتہ ہوتے تھے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آج کل امریکہ پاکستان اور بھارت دونوں کی افواج کے ساتھ جنگی مشقیں کرتا ہے۔ اس کا اندرونی مقصد ہماری افواج کی صلاحیت کو جاننا ہوتا ہے۔ پاکستانی افواج کے متعلق اہم معلومات اسرائیل کو دی جاتی ہیں جو بالواسطہ بھارت کو پہنچ جاتی ہیں۔ چند سال پہلے تک یہ انتہائی حساس فریضہ جذبہ حب الوطنی سے سرشار پاکستانی انجام دیتے تھے، لیکن پھر پاکستانی سیاستدانوں نے یہ کام سنبھال لیا۔ لیکن یہ سیاستدان دشمن سے بجائے خفیہ معلومات کے حصول کے دشمن کو اپنی خفیہ معلومات مہیا کرتے ہیں، ورنہ کسی پاکستانی فوجی نے سکھ قوم پرستوں کی فہرست بھارت کو نہیں دی، اور نہ ہی کسی فوجی نے بھارتی ٹینکوں پر بیٹھ کر پاکستان میں داخل ہونے کی بات کی ہے۔ کسی فوجی نے بھارت کو موسٹ فیورٹ نیشن کا درجہ نہیں دیا۔ یہ نیک کام صرف سیاستدان ہی کر رہے ہیں۔ میں اپنے قد کاٹ اور شکل و صورت سے کسی پہلو سے بھی بھارتی نہیں لگتا تھا، اور سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں میں مجھے ڈھونڈ لینا بہت آسان تھا۔ غالباً میں پہلا شخص تھا جسے یہ مشن سونپا گیا۔ بھارت میں اپنی شکل و شباہت کی وجہ سے مجھے پاکستانی جاسوس سمجھنے کا کم سے کم امکان تھا۔ مجھے بھارت کی اونچی سوسائٹی میں گھل مل جانا تھا اور اونچے درجے کے ہوٹل میں قیام کرنا تھا۔ پاکستان کی طرح بھارتی پولیس اور CIB والے نچلے درجے کے ہوٹلوں پر ہی ریڈ کرتے ہیں۔ 4 یا 5 اسٹار ہوٹلوں میں داخل ہونے کی ان کی بھی جرت نہیں ہوتی۔ تربیلا میں ملازمت کے دوران وہاں غیر ملکی افسران اور ان کی فیملیز کے لیے بنے کلبوں میں میری رسائی تھی، اور اس دور کے مقبول ترین بال روم ڈانس مثلاً اسکوئر والز اور راک اینڈ رول میں خاصی مہارت حاصل کر چکا تھا۔ بھارت میں قیام کے دوران ان خرافات سے مجھے بڑی مدد ملی۔ بھارت میں چوپڑا فیملی بڑی مشہور ہے۔ یہ پنجابی بڑے قد کاٹ والے اور نسبتاً سفید رنگت کے ہیں، اس لیے مجھے ونود چوپڑا کا نام دیا گیا۔ اس فیملی نے کاروبار، صنعت اور فلم انڈسٹری میں خاصا نام کمایا ہے، اور یہ سارے بھارت میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح میرے دیگر ساتھیوں کو بھی مختلف ہندو نام الاٹ کیے گئے تھے۔ مشن کے واقعات سے پہلے ایک وضاحت پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک جاسوس کے لیے اپنی زندگی سے زیادہ اہم اپنے مشن کی تکمیل ہے۔ بھارت میں ہندو نام کے ساتھ داخل ہو کر مجھے خالصتاً ہندو کے روپ میں اپنا کام کرنا تھا، اور اس کے لیے مجھے وہ سب کچھ کرنا پڑا جس کی اسلام میں ممانعت ہے۔ گزارش ہے کہ مجھے مشن کی تکمیل کے لیے جو کام کرنے پڑے انہیں مذہب کے ترازو میں نہ تولیں۔ مجھے وطن عزیز کی سلامتی کے لیے جو مشن سونپے گئے تھے انہیں ہر قیمت پر مجھے مکمل کرنا تھا۔ اس دوران مجھ سے جو غیر شرعی اور غیر اسلامی حرکات ہوئیں ان کے لیے مجھے صرف اس ذات کے سامنے جواب دہ ہونا ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ آپ میرے اس عمل کو اس زاویے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے وطن عزیز کی بھلائی کے لیے میں نے اپنے مذہبی اصولوں اور پابندیوں کی بھی قربانی دی۔ باقی رہا جزا اور سزا کا معاملہ تو وہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے جو رحمان ہے، رحیم ہے، عفو ہے، ذوالجلال والاکرام ہے اور بے شمار صفات کا مالک ہے۔ میں نے قوم سے اپنی خدمات کا صلہ کبھی نہیں مانگا۔ یہ اس غفور الرحیم کی ذات پاک ہے جو مجھے اس کا صلہ دے رہی ہے۔ اب ہمیں اپنی دوران ٹریننگ رہائش گاہ پر لایا گیا۔ وہاں ایک بار پھر مشن کی بریفنگ اور احتیاطی تدابیر دہرائی گئیں۔ سپہر 3 بجے ہمیں 2 پرائیویٹ کاروں میں لاہور اسٹیشن پہنچایا گیا۔ بصیر پور براستہ قصور کے ٹکٹ پہلے ہی سے خریدے گئے تھے۔ ہم سب سیکنڈ کلاس کے ایک ڈبے میں بالکل اجنبی بن کر داخل ہوئے۔ ہمارے 2 سینئرز بھی ہمارے ہمراہ تھے۔ ایک دوسرے سے بات چیت کی قطعاً ممانعت تھی۔ رات تقریباً 11:30 بجے ہم بصیر پور پہنچے۔ وہاں ایک سیف ہاؤس میں ہمارے کھانے اور سونے کا انتظام تھا۔ اسی سیف ہاؤس کے ایک حصے سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھی۔ سینئرز نے ہمیں بتایا کہ کچھ بھارتی ہیں جو بارڈر کراس کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، ان سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ سیف ہاؤس کے مستقل رہائشی بالکل خاموشی سے ہماری مطلوبہ اشیاء ہمیں پہنچا رہے تھے۔ ہم نے جب بھی کوئی سوال کیا تو وہ محض مسکرا کر خاموش ہو جاتے۔ دوسری صبح 9 بجے ہم نے بصیر پور سے کوچ کیا۔ 3 جیپوں میں ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ سفر مسلسل کبھی نہر کی پٹڑی پر اور کبھی کچی اور ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر جاری تھا۔ غروب آفتاب کے قریب ہم خیموں کے ایک پڑاؤ میں پہنچے جہاں پاکستانی بارڈر فورس کے جوانوں نے ہمارا خیر مقدم کیا۔ وہاں ہمیں ہمارے سینئرز نے بتایا کہ ہم بہاول نگر میں منڈی صادق گنج کے قریب بارڈر سے صرف 200 میٹر کی دوری پر ہیں۔ وہاں 2 اجنبی دیہاتیوں سے ہمیں ملایا گیا۔ 10 روز بعد دلی میں ٹھیک 11 بجے ان میں سے ایک نے مجھے ملنا تھا۔ میٹنگ پلیس تفصیلاً مجھے سمجھا دی گئی تھی۔ یہ دونوں دیہاتی لاہور کے ایک معروف سمگلر کے کارندے تھے اور ہفتے میں 2 بار اسی راستے سے بھارت جاتے اور پان، کاجو اور الائچی وغیرہ لاتے تھے۔ پاکستان کی طرف سے انہیں بارڈر سے گزرنے اور واپس
आने की सहूलत दी गई थी, जिसके इवज वो पहले से गए हुए ग्रुप्स की डाक वगैरह भी लाते और ले जाते थे। ये 2 अजनबी महज हमारे ग्रुप के लिए वक्फ थे और इनको ये ड्यूटी सौंपी गई थी कि हमें वक्त मुकर्रर पर बॉर्डर क्रॉस करवाएं और करीब तरीन भारतीय रेलवे स्टेशन हनुमानगढ़ तक पहुंचा दें। उन्हें पैसे दिए गए कि हमारे लिए हनुमानगढ़ से अजमेर शरीफ की टिकट खरीद कर हमें दें और फौरन वापस हिंदुस्तानी बॉर्डर के करीब गाँव मिर्जापुर पहुँच जाएं। वहाँ 2 अफराद उन्हें मिलेंगे और अगली शाम तक उनके हमरा रहेंगे। उधर हमें अलहदगी में हनुमानगढ़ से भटिंडा के टिकट खरीदने का कहा गया कि मुखालिफ समत में जाने वाली गाड़ी में सवार हों, जो अजमेर शरीफ जाने वाली गाड़ी से 15-20 मिनट पहले आ जाती है। ये एहतियात दर एहतियात की तदाबीर हमारी हिफाजत के लिए की गई थी। हमसे घड़ियां भी ले ली गई थी और सिर्फ एक घड़ी मुझे दी गई जो भारत में भी मुहैया थी और उस वक्त उसकी कीमत भारत में तकरीबन 300 रुपए थी। रात का खाना 8:30 बजे तक खा लिया गया। खाने के फौरन बाद हमें एक स्याह लंबा अंडरवेयर और एक स्याह रंग के पूरे बाजुओं की बनियान दी गई। हमने बूट भी उतारे और कपड़ों के हमरा अपने बैगों में रख लिए। अब हमारे सीनियर्स हमारे साथ खुशगपियां कर रहे थे, लेकिन साफ दिखाई देता था कि वो महज हमारी टेंशन दूर करने के लिए थी, वरना उनके चेहरों से भी परेशानी साफ आया थी। उन दिनों जंग के बाद भारत और पाकिस्तान सीज फायर की हालत में थे। पासपोर्ट और वीजा नाम की कोई शय नहीं थी। बॉर्डर पर दोनों अतराफ अफवाज का इज्तिमा था। एन मुमकिन था कि बॉर्डर क्रॉसिंग के दौरान ही दुश्मन हमें गोलियों से उड़ा देता। हमें बताया गया था कि भारत ने बॉर्डर के करीब पाकिस्तानी BRB नहर की तरह एक नहर बनाई हुई है जो खासी गहरी है। पाकिस्तान की तरफ वो ढलवान में है, जबकि भारत की तरफ वो बिल्कुल सीधी है। हमें वो नहर खड़े होकर बगैर आवाज पैदा किए तैर कर उबूर करनी थी। इसकी ट्रेनिंग भी हमें खूब अच्छी तरह दी गई थी। हनुमानगढ़ स्टेशन बॉर्डर से 8 मील के फासले पर था। रास्ते में 2-3 गांव पड़ते थे। हमें उनसे दूर रहकर और गांव के कुत्तों से बचकर भागते हुए जाना था। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि दौरान ट्रेनिंग मुझे 11 मील मुसलसल दौड़ने की प्रैक्टिस क्यों करवाई गई थी। स्टेशन के करीब पहुंचकर हमें बनियान और अंडरवेयर उतार कर आम शहरी लिबास पहन लेना था और दोनों अजनबी गाइड्स को फौरन वापस भेजना था। हमें भटिंडा तक दौरान सफर 2 अलग-अलग डिब्बों में बैठना था और एक दूसरे से बातचीत हरगिज नहीं करनी थी। ये लास्ट मिनट हिदायत थी। ठीक 10 बजे हमें मुसलसल गोलियां चलने की आवाजें आईं। हमारी बॉर्डर फोर्स ने पड़ाव से दोनों तरफ तकरीबन आधा किलोमीटर के फासले से दुश्मन पर फायरिंग शुरू करके दुश्मन को जवाबी फायरिंग में मसरूफ कर दिया था। ये फायरिंग हमारे लिए ग्रीन सिग्नल थी। सीनियर्स ने हमें गले लगाया। उनकी आंखें आंसुओं से लबरेज थी। उनके आखिरी अल्फाज कुछ इस तरह थे, विश यू गॉड्स हेल्प एंड बेस्ट ऑफ लक। अपनी जहनी हालत के बारे में मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि बॉर्डर क्रॉस करने की टेंशन और मिशन की अहमियत दोनों यकसां थी। घर और फैमिली का ख्याल जहन से निकल चुका था। हमें एक 30 बोर का रिवॉल्वर और 100 गोलियां वाटर प्रूफ पैकेट में दी गई थी। हमने उन्हें अपने बैगों में रख लिया। बैगों को नहर उबूर करने के दौरान सर पर बांधने के लिए रस्सियां भी दी गई थी। 10:15 बजे हमें बॉर्डर की जानिब बढ़ने का हुक्म मिला और हम सबको खुदा हाफिज कहते हुए अपने गाइड्स के हमरा बॉर्डर की तरफ चल दिए।